Assalamu alaikum. This is our second class on MCQs for electric current. मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बुक भी पोस्ट की थी और मैंने आपसे कहा था कि वो जो फॉर्मूला बुक है वो अच्छे से याद कर लो. नोट्स इसकी फॉर्मूला काफी ज्यादा है. We are starting from question number 173. What is the definition of potential difference? Potential difference का concept क्या है? Potential difference का जो concept होता है वो ये होता है कि potential difference is a measure of the work done to convert electrical energy into any other form of energy. Power per unit current. फॉर्मूला वैसे आपको मैंने सामने लिख भी दी है. वर्क अपॉन चार्ज है पर यूनिट करंट. अब ये उसकी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, यानी इट इज नॉट अ डेफिनेशन पार्ट. हो सकता है फॉर्मूला एग्जिस्ट करे. मैंने आपको बताया था पावर के काफी फॉर्मूलाज होते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ फॉर्मूला इज देयर एंड फॉर्मूला मैचेस विद डेफिनेशन ऑल्सो. कुछ फॉर्मूलाज डिराइव फॉर्मूलाज भी होते हैं. मैंने सबके सामने उनके फॉर्मूलाज लिखे. ऑप्शन सी मैंने इसलिए काट दिए कि ये वाला चैप्टर अब कोर्स में नहीं है. अब आप लोग बताओ कि 173 का आंसर क्या होगा जो आपको लग रहा है कि क्लोजेस्ट मैच पड़ेगा. सही है, गुड मुमताज. एक बच्चे ने आंसर दिया. मैं हर क्लास में आपको समझाता हूं कि एमसीक्यूज में मेरे लिए आंसर मैटर नहीं करता. वो तो मार्किंग स्कीम है, वो सबके पास ही है. असल चीज जो मैटर करती है वो आपकी मेरे साथ वर्किंग है.
अगर आप मेरे साथ लिखकर एमसीक्यू करते हैं तो मेन प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो along a copper wire X. Copper wire X of radius 5 into 10 is to power minus 5 meter with an average drift speed of this much. The current in the wire is 3 ampere. यहां पर इसने दी हुई है कॉपर वायर, एक और कॉपर वायर भी आ गई। ये कॉपर वायर को ना कॉपर वायर से कंपेयर कर रही है, फिर सवाल कंपैरिजन बेस्ड है। अब इसका मैंने उस दिन भी समझाया था कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो तुम एक मर्तबा सीख लो कि भाई फॉर्मूला जैसे क्या है, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू नेव। जो फॉर्मूला है ना वो तुम एक मर्तबा याद कर लो कि I इज इक्वल टू NaVe। अगर V को सब्जेक्ट बनाता हूं तो I इज इक्वल टू NaE, ये फॉर्मूला बन गया। अब मुझे ड्रिफ्ट स्पीड को ही निकालना है तो मैंने तभी उसको सब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं इसको दो मर्तबा लिखूं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन N A1E अपॉन I2 अपॉन N A2E। ये बन रहा है फॉर्मूला। अब ये बताओ रेडियस का मैंने क्या सिखाया था, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर तुम इसको लिखो तो ये बनेगा I1 अपॉन I2 इंटू A2 अपॉन A1। फिर तुम इसको पाई तो कैंसिल ही होगा तो पाई मत लिखो, रेडियस की एंट्री करा लो। ये देखो अब मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया, तुम लोग भी मेरे साथ पूरा फॉर्मूला बनाओ, आंसर पे मत जाओ। ये मत सोचो कि मैं आंसर बताऊं फटाफट, वो तो मार्किंग स्कीम ही देखनी पड़ेगी अगर आप वर्किंग नहीं करोगे ना। अब ये मैंने पूरी वर्किंग की है, अब तुम लोग मेरे साथ वर्किंग करो और इसमें फिर वैल्यूज पुट करो। हाँ ठीक है जयान, इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। ये है 2.8, 10 पावर है -2। V2 निकालना है मुझे।
पहला रेडियस दिया हुआ है, पहला करंट कितना है? अच्छा, पहला करंट है 3, दूसरा करंट कितना है? 2। अच्छा, दूसरा रेडियस क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर। ये मैंने पूरी वर्किंग की है तुम लोगों के सामने ना। जायान जो आंसर बता रहे हैं दैट इज पार्ट ए। अगर आप सब लोग वर्किंग करो तो फायदा होगा। आप आंसर का वेट नहीं करो, आप इस पूरी वर्किंग को अपने सामने रखो। लिख कर करना पड़ेगा, प्रॉपर वर्किंग है। आंसर आए तो बताओ। दो लोगों के पास आंसर आ रहा है 8.093, ये तो बी हो जाएगा फिर, मसला आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। उस्मान के पास भी बी आ रहा है, लेकिन बी में 9.3, दो लोगों के पास ए आ रहा है। अभी कैलकुलेशन चेक करो। ज्यादा लोगों के पास ए आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं बाद में। लग तो ऑप्शन तो ए और बी में आ रहा है, दो लोग, दो दो आंसर फ्लोट हुए। अच्छा, उस्मान भी अब कह रहे हैं ए, तो बस फिर ए पर कंसेंसस कर लेते हैं। इसका मतलब है ज्यादातर लोगों के पास जो आंसर आ रहे हैं वो है ए। Three identical resistors can be connected together in 4 different ways. क्वेश्चन पढ़ो।
The resistances of two of these combinations are 4 and 9. What is the resistance of each individual resistor? अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्यों ट्रिकी है? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ये बताया कि 4 रेजिस्टर्स हैं और 3 रेजिस्टर्स हैं और आइडेंटिकल हैं, और उनमें से दो, उनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. The resistances of two of these combination are 4 and 9. अब मसला ये है कि हमें नहीं पता कि वो कौन उन रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, तो हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. मैं शुरू करता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा. मैं क्या करता हूं, पहले सीधा सीधा तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देता हूं. वो ये कह चुका है कि रेजिस्टेंसेस ऑफ टू ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज 4 and 9. अब इसको अगर तुम देखो, ये पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन बनाओ. देखो ये दूसरा ऑप्शन बन गया. 2 ऑप्शन मैंने बना दिए. उसने कहा टोटल 4 ऑप्शन बन सकते हैं. तीनों रेजिस्टर सेम है. तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो सेम है. अब पहला वाला अगर लेता हूं तो उसपे 9 तो फिट आ रहा है. हो सकता है तीनों 3-3-3 हो, क्योंकि जो 9 वाला ऑप्शन है वो इधर लगता है सूट कर रहा है. अगर मैं सपोज कर लूं कि ये तीनों 3 है, लेकिन उसने दूसरी कंडीशन भी दी हुई है 4 वाली. अच्छा, अगर इसको रखते हैं तो 4 का मसला है. 4 इससे नहीं आएगा. अगर तीनों 3-3 के हैं तो फिर ये दूसरा वाला गलत हो रहा है. अच्छा, तीसरा कॉम्बिनेशन बनाओ. तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा कंबाइंड सर्किट. ये देखो, ये तीसरा बन गया. अब चौथा बनाओ. पहले 2 जो है ना उनको पैरेलल में कर देता हूं, और सॉरी, मैं क्या करता हूं कि पहले 2 जो हैं उनको सीरीज में कर दिया और ये उनके साथ पैरेलल में आ गया. अब मैंने आपके लिए 4 कॉम्बिनेशन बना दिए हैं. अब आपको मेरी हेल्प करनी है कि इनमें से मैंने एक 3 वाला ऑप्शन लिया. जो ऑप्शन ए था ना, मैंने उसको ट्राई किया. ऑप्शन ए फंस गया है मेरे पास, क्योंकि उसमें 4 नहीं आ रहा. अब चेक करो किसी में 4 आएगा. इसको क्विकली चेक करते जाओ. क्या अगर 4 आ जाए तो फिर तो आंसर ए हो जाएगा. हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको. हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. 3 रख के देखो. मैंने 3 रख के देखा. इसका आएगा 4/3. और इस वाले का क्या होगा, अगर इसको मैं ऐड और कैलकुलेटर उठा लो, और 9/6. इससे आ रहा है 4.5. और इसमें होगा 6 × 3 18. 18/9 2. तो पहला तो बाउंस हो गया, पहले से फिट नहीं हो रहा. और इस तरह तुमने तीनों चारों ऑप्शन तो बना के रखे हुए, लेकिन तुम इसमें सारे ऑप्शन सामने रखो. और मैंने ट्राई किया तो वो नहीं फिट हुआ. अब ऐसा करो, 6 रख के देखो. अगर तुम 6 ट्राई करोगे तो तीनों 6 हो गए, तो ये हो जाएगा 18. इसका क्या होगा, 3/6. 6/3. इसका हो रहा है 2. और इसका क्या होगा, 6 के 2 पैरेलल में है. 36/12. 36/12 3. और 3 + 6 9. इसका 9 आ गया. और इसका जो है
इसमें उस्मान कह रहे हैं कि इससे आंसर आ रहा है, मेरे पास 9 तो मैच हो गया, एक तो मैच हो गया, अब देखना पड़ेगा इसमें 4 आ रहा है क्या। अगर सारे 6 कर दूं, 6 और 6 12 हो जाएंगे सीरीज में। अगर मैं इसको ट्राई करता हूं, ये 12 हो जाएगा। 12 और 6 पैरेलल में करो तो 72 अपॉन 18। सही, 4 आ रहा, सही है। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि ये 4 कैसे आ रहा है, देखो 6 + 6 तो सीरीज है ना, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। अब ये दोनों ये ऊपर नीचे पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है 4। The wire of a heating element has resistance R. The wire breaks and replaced by a different wire. Data for the original wire and for the replacement wire are shown. क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, ये वही मैंने आपको बताया था कि जो रेशो मेथड है ना, जो रेशो वाला मेथड है, ये इनका फेवरेट टॉपिक है और बहुत टीचर्स इसकी प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे होते हैं। मैं भी आपको दिखाया कि मैंने कई मरतबा इसको करता हूं, क्योंकि सीआई असल में इसको बहुत देता है। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, R = ρ L/A। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। अब जब तुमने फॉर्मूला बना लिया तो तुमने डेटा तो देख ही रहे हो, अब तुमने इस फॉर्मूला को 2 मरतबा लिखना है। यानी 2 मरतबा कैसे लिखोगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन A1 अपॉन ρ2 L2 अपॉन A2। ये जो टेढ़ा सा साइन बना हुआ है, ये रेजिस्टिविटी है। अब ये बन गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2, और एरिया डिनोमिनेटर में है। जो डिनोमिनेटर में होता है ना, नीचे वो फ्लिप हो जाता है, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। पूरा फॉर्मूला बन गया। अब तुम्हें इसमें आराम से वैल्यूज प्लग इन करनी है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी R, वो मैंने R कर दी। मैं फिर वही बात कहूंगा विच आई ऑलवेज रिपीट, कि देखो अगर तुम इसको देखते रहोगे क्लास में, ऑनलाइन, फिजिकल, जब भी करो, तो ये तुमसे पेपर में नहीं होगा। दिस इज एक्चुअली एन MCQ पेपर विच इज सो मच हार्ड। पेपर 2 भी अपनी जगह एक चैलेंज होता है। तुम इसको मेरे साथ लिखो, तभी मैं बहुत ज्यादा स्पीड से कोई MCQs नहीं करता, मैं बहुत आराम से एक एक चीज लिखता हूं, ताकि एवरीवन शुड हैव अ चांस टू राइट। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो फिर आप देखोगे कि आपका साथ साथ ब्रेन ट्यून हो जाएगा, पेपर में आप स्पीड से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब ये एरिया का चक्कर है।
यहां मसला ये किया हुआ है कि एरिया नहीं दिया हुआ, डायमीटर है। फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर ना एरिया हटा देता हूं और यहां पर डायामीटर ले आता हूं, डायामीटर अपॉन डायामीटर 1, लेकिन याद रखना फिर उस पर स्क्वायर होता है। अब जो कुछ तुम कैंसिल कर सकते हो, जो कुछ तुम कैंसिल कर सकते हो वो कैंसिल कर लो। निकालना तुम्हें क्या है, निकालना है R2। अब जो कुछ कैंसिल हो सकता है वो मैं कैंसिल कर रहा हूं, और उसके बाद ये बनेगा 1/2 इंटू 1 इंटू 2। 1 आ गया। मेरे पास तो 2R नहीं आ रहा, मेरे पास तो R आ रहा है। देखो कैलकुलेशन चेक करो। ओह अच्छा, आई फॉरगॉट टू स्क्वायर। उस्मान ने गलती मिस्टेक, मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट की है कि मैंने गलती ये की है कि मैंने ना इसको स्क्वायर नहीं किया। तो ही इज राइट, स्क्वायर करना है, और ये स्क्वायर हुआ है इसमें, और मैंने यहां पर ओवरलुक किया। तो अगर ये 2 बचेगा तो 2 पे स्क्वायर है, और जब आप इसे काटेंगे ना तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2। R इज इक्वल टू 2R2, और R2 क्या होगा, R/2। मैंने करेक्शन की है, और जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया, ही गिव मी अ करेक्शन कि इसमें जो R वैल्यू है, वर्किंग देखो सब लोग आराम से, और अगर तुम लिखोगे साथ तो बेस्ट पर आता है, फायदा होता है। A conductor consists of 3 wires connected in series. 3 wires connected है, 1 2 और 3 रेजिस्टर्स। इनकी थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है। The wires are all made of the same material but have different cross sectional area. There is a current I. करंट सीरीज में तो सेम होता है, तो करंट तो सब में सेम होगा। पॉइंट Y on the conductor is at जीरो पोटेंशियल। यहां पर इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो मैंने जीरो कर दिया। एक पोटेंशियल फिर यहां पर भी होगा, उसका वो कुछ नहीं दे रहा। अब जो पोटेंशियल वहां से चला होगा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। सीरीज में यही होता है ना कि वोल्टेज डिवाइड होता है। तुमने सिस्टम में 10 वोल्ट डाल दिया, 10 में से पहले एक रेजिस्टर लेगा, फिर दूसरा रेजिस्टर अपना शेयर लेगा, तीसरा रेजिस्टर लेगा। जैसे आप एक बॉक्स रख दें और बॉक्स के अंदर कुछ खाने की चीजें हो, टॉफीज वगैरह हो, तो एक एक बंदा आता जाए, वो एक एक टॉफी उठाता जाए, तो टोटल कम होता जाएगा अंटिल आखिरी बंदा अगर आता है और आपने नंबर सही रखा है, बैलेंस है, तो आखिरी बंदे के उठाने पर नंबर 0 हो जाएगा। इस तरह हर रेजिस्टर अपना वोल्टेज लेती जाएगी
हर रेजिस्टर अपना वोल्टेज शेयर लेती जाएगी और आखिर में वोल्टेज वहां पहुंचकर 0 हो जाएगा। अब ये सवाल जरा ट्रिकी है, ये वैसे पेपर में 3 से 4 मरतबा रिपीट हो चुका है। अब आप ये याद रखो कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है, वेरिएशन ऑफ वी, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आपको जाना है एक्स से वाई, आपको बड़े गौर से देखना है ग्रेडियंट। पहला रेजिस्टर है, अब जैसे तुम पहला ग्राफ देखो, ये पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लॉजिकल बात है कम तो होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको वो डब्बे वाली एग्जांपल समझाई, वोल्टेज हैज टू बी डिवाइडेड बिकॉज इट्स अ टोटल रिजर्व, इट्स अ फिक्स अमाउंट लाइक अ बैंक एंड यू आर टेकिंग आउट द अमाउंट। सो ये देखो सब में कम हो रहा है, बस फर्क ये है कि आपको ना वो ग्राफ्स में चैलेंज कर रहा है। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, मैं आपको ऑप्शन और भी दिखा दूं, इसमें 4 ऑप्शन दिए, साइज जरा बड़ा है स्क्रीन पर। तो ही हैज गिवन यू 4 ऑप्शंस। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं कि जो ऑप्शन सी है वो ये कह रहा है, ऑप्शन सी पढ़ो, ये पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऑप्शन सी ये कह रहा है कि वोल्टेज एक रेजिस्टर के अंदर सेम रहेगा। ये लॉजिक गलत है। रेजिस्टर एक वायर होती है। अब ये तुम्हारी पहली रेजिस्टर है, जब तुम यहां से इसमें करंट एंटर करोगे तो वोल्टेज इसमें घुसकर डिक्रीज होना शुरू करेगा और थ्रू आउट द रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। यानी ऐसा नहीं होता कि वोल्टेज एंटर हो और आखिर तक जाए और एकदम कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। वोल्टेज रेजिस्टर के थ्रू भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे तुमने भेजा था 10 वोल्ट, तो यहां हो गया 9 वोल्ट, फिर हो गया 8 वोल्ट, फिर हो गया 7 वोल्ट। तो इसलिए सी और डी गलत है। सी और डी ये कह रहे हैं कि वोल्टेज रेजिस्टर में नहीं बदलेगा, उसमें कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टर खत्म होगी तो एकदम ड्रॉप करेगा। इसका मतलब ये एक गलत लॉजिक है, रेजिस्टर तो थ्रू आउट कम होनी चाहिए। अब ऑप्शन या तो ए है या बी है। अब ए और बी में क्या फर्क है? ए और बी में शेप का फर्क है, गौर से देखना पड़ेगा। ए और बी में शेप का फर्क है, दोनों नीचे आए हैं। शाबाश। अब बताओ कि ए और बी में से क्या लूंगा? ए। मुमताज कह रहे हैं ए। रीजन दो मुमताज, ए का क्या रीजन है? दो लोग ए कह रहे हैं, मुझे ए का रीजन भी चाहिए होगा ना, क्योंकि ये तो ठीक है कि भाई सेम मटेरियल सेम मेटल है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया नैरो हो रहा है। अब जो लोग यहां तक इस बात को पहुंच गए वो अब काफी क्लोज हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैंने सी और डी को तो कैंसिल कर दिया लॉजिक पर। अब ए और बी में जो फर्क है ना, वो ये लफ्ज है, देखो गौर से। एरिया आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जब एरिया कम होता है तो तुमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया कम करते हो तो तार पतली होती जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। जो पतली वायर होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा तेजी से होगा। मोटी तारें वोल्टेज को उतना नहीं खाती, लेकिन पतली तारें ज्यादा वोल्टेज खाती हैं। तो अब ए और बी में क्या फर्क है? ए का मतलब यह है कि वन में जरा ग्रेडियंट देखना, ए में क्या है कि सबसे रैपिड ड्रॉप 3 में हुआ है, स्लोप देखो ना ग्रेडियंट। अच्छा, बी में क्या है? सबसे कम ग्रेडियंट 3 का है, इसका मतलब सबसे कम वोल्टेज 3 में गिरा। ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि 3 वाली वायर सबसे पतली वायर है, इट इज द स्लिम वायर। सो इफ इट इज द लीस्ट एरिया थिनेस्ट वायर,
So it will have the voltage share, voltage decrease as highest. That is why ये इससे मैच कर जाएगा. A cylindrical metal wire X has resistance capital R. The same volume of the same metal is made into a cylindrical wire of double the length. लेंथ डबल कर दी, वॉल्यूम सेम रखा और मेटल भी सेम है. देखो जब सेम मेटल बोला जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कि रेजिस्टिविटी सेम है. रेजिस्टिविटी इज अ मेटल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. If you are keeping the same metal, it means resistivity would be the same. Volume is the same, but length has doubled. अब मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे बताओ कि मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊं. ये तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास. वॉल्यूम का रेशो कैसे बनाऊं. असल में क्वेश्चन तो रेजिस्टेंस पे है. फॉर्मूला क्या होता है. देखो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. अब मसला ये है कि मैं इसका वॉल्यूम कहां से लाऊं. वॉल्यूम तो इसमें है नहीं फॉर्मूला में. अब तुम गौर से देखना कि मैं क्या करना चाह रहा हूं. मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको L से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी L से. दोनों का अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर लूं. हाँ लेकिन मुमताज हमें तो मैथमेटिक्स चाहिए ना. वो तुम सही कह रहे हो कि वो एक ऑब्जर्वेशन की हद तक ठीक है, लेकिन हमें तो एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना. तो अब ये बताओ, हमने ओ लेवल मेंसुरेशन में पढ़ा था ना कि एरिया इंटू लेंथ, बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है. तो मैंने एक फॉर्मूला बना लिया वॉल्यूम का. और अब तुम रेशो बनाओ R1 अपॉन R2 L1 स्क्वायर अपॉन V1 L2 स्क्वायर अपॉन V2. रो मैंने काट दिया. रो क्यों कैंसिल किया. मेटल सेम है. जब मेटल सेम होता है ना तो रेजिस्टिविटी सेम होती है. R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 का स्क्वायर V2 अपॉन V1. अब मुझे एग्जामिनर ने बोला है कि वॉल्यूम सेम है, तो मैं उसका बेनिफिट लेता हूं, वॉल्यूम कैंसिल कर देता हूं. ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है. जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो R है, वो मैंने R लिख दिया. मुझे निकालना क्या है R2. अच्छा L1 अपॉन L2 डबल द लेंथ. अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं तो अगर मैं इसको कर दूं x तो ये है 2x. और देखो मैंने इसका फॉर्मूला यहां तक कर दिया. तो R इज इक्वल टू R2 x काट दो तो ये स्क्वायर हटेगा तो 4 हो जाएगा. तो R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वर्किंग आ रही है.
अब इसको आराम से कंप्लीट करो, यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसकी पूरी वर्किंग देखो, वर्किंग कॉपी करो, खुद सॉल्व करो कंप्लीट. Again, the same concept to be there. You cannot improve MCQs until you get a habit of writing your work. It's not an O-level stage where you can just imagine the answer or you can see the working and you get the answer. No. देखो पूरी वर्किंग हुई है इसके अंदर, तब जाके आंसर बना. और आप इसको तुक्का मारो तो तुक्का भी लग सकता है, लेकिन वो कितने सवालों में करोगे? 40 क्वेश्चन है, 7-8 रिपीट हो जाते हैं, but 40 questions are there. It's a huge, big, difficult paper. और threshold को 22-23 होता है. 22-23 is the threshold, which shows that it's a very, very challenging paper. Anyways, we are keeping up to here. और हम इसको इंशाल्लाह we will be doing it in our next class. Allah Hafiz.